हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी लगती कैसी है। तो ओके, तो लास्ट पार्ट थोड़ा इमोशनल था कहूँगी, क्योंकि हमारे वांग जी ने तो विंग का पूरा विंग से वो उम्मीद लगा कर रखा था कि विंग उसका साथ देगा। वांग जी ने अपने डैड के सामने सब कुछ क्लियर तरीके से बोल दिया था कि वो विंग से प्यार करता है और विंग के साथ होना चाहता है। बट विंग ने आखिर में हमारे वांग जी को धोखा ही दे दिया था, एक तरह से हम यही कहेंगे, क्योंकि विंग ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने अपनी माँ के बारे में सोच कर वो चुप रह गया था। एंड देन उसके बाद विंग आखिर में रो रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप वगैरह सब कुछ जा चुके थे वहाँ से, फिर रो रहा था। और उसके बाद हमने वांग जी को देखा था, वांग जी अपने दोस्तों के पास किसी के पास भी नहीं गया था। वांग जी तो पूरा टूट ही चुका था। विंग से उसे उम्मीद थी कि विंग उसका साथ देगा, उसके साथ रहेगा, वो ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो अपने डैड से कैसे भी करके उनको मना लेता या कुछ ना कुछ करता, वांग जी के मन में ये था। बट विंग ने जब उसकी ज़रूरत थी वांग जी को, तभी विंग ने उसे जो है ना साथ ही नहीं दिया। वांग जी ने उसका साथ ही नहीं दिया। इसके कारण वांग जी पूरा टूट कर बिखर चुका था। इसलिए वांग जी बस गाड़ी से चलते हुए एक जंगल के पास आकर रुक जाता है। वो छोड़ दिया था, बस अपनी कार को वहीं पे रास्ते पे ही छोड़कर बस जंगल के अंदर जा चुका था। और वो जंगल के अंदर जाता है और ज़ोर से चिल्लाते कहते, नहीं नहीं विंग, तुमने मेरा इतना जल्दी साथ छोड़ दिया, इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया विंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया था विंग, मैंने सोचा था कि हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, बट तुमने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया विंग। तुमने मुझे बस बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। हाँ जी, बस कंटिन्यूसली रोने लगता है। बहुत ज़ोर से चिल्ला कर वो रोते जा रहा था, बस रो रहा था। बट यहाँ पे कोई उसकी बात सुनने के लिए नहीं था। जंगल के अंदर बस पंछी उड़ते जा रहे थे, और वांग जी बस वहीं पे बैठ जाता है। बस वो रोने लगता है ज़ोरों से। वो रो रहा था, हाँ बस रो रहा था। अपनी माँ के लिए वो रोया था, उसके बाद विंग के लिए रोया, उसके बाद उसके डैड के सामने वो रोया, और आज तो विंग के लिए ही रो रहा है पूरी तरह से। वांग जी बस रोते जाता है, बस रोते जा रहा था, और बस कंटिन्यूसली वो रोते जा रहा था। और उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल में कब स्लीपिंग मोड में जा चुका है, उसे खुद नहीं पता चलता। बट विंग के डैड के पास एक खबर पहुंच जाती है कि एक हाईवे पे कार मिली है, जो कार आपके बेटे की है, उस कार को बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। इसे सुनने के बाद कुरान का तो दिल था ना, ऐसे हलक कर बाहर ही निकलने वाला था। कुरान जिस घर पे किसी को भी ना बताते हुए बस वहाँ से निकल जाता है। क्या मेरा बेटा था वहाँ पे, बताया जाता है कि वांग जी वहाँ पे नहीं था करके उस कार में। तो कुरान एक लंबी से सांस लेता है कि उसका बेटा कहीं पे तो होगा, इसलिए कुरान रेस्क्यू टीम को बताता है। देन उसके बाद वांग जी को ढूंढने के लिए जा चुके थे, और वांग जी बस जंगल में उस पेड़ पौधों के बीच में बस लेटा हुआ था। और रेस्क्यू टीम वांग जी को ढूंढती है, एंड वांग जी को ढूंढने के बाद वो वांग जी को उठाने की कोशिश करती है, बट वांग जी जागता नहीं है। तब उनका ध्यान जाता है कि वांग जी के पैर के ऊपर बिच्छू होता है ना, उसने काटा है करके, जिसके कारण वांग जी के पैरों के अंदर जो पैर था ना वो नीला हो चुका है करके। तब सबको समझ में आता है कि वांग जी की बॉडी में जहर फैल रहा है। इसके कारण जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। देन वांग जी को वहाँ से लेके जाता है। लेके जाने के बाद वांग जी को सीधा हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में लाने के बाद वांग जी का इलाज स्टार्ट हो चुका था, और हम विंग को देखते हैं। विंग को अभी तक वांग जी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं उसे नहीं पता था। बस वो वांग जी को फ़ोन ट्राई कर जा रहा था, बट वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ था। विंग ने बहुत ट्राई किया, और विंग ने अपने दोस्तों जो थे ना उनसे भी पूछा कि क्या वांग जी वहाँ पे आया है, और विंग बस रोता रहा। उन लोगों ने भी पूछा विंग को कि क्या हुआ है, बट विंग ने कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद वांग जी और विंग बस रोता रहा। विंग की मदर भी विंग के पास आई कि तुम ठीक हो ना बेटा, तुम मत रो। विंग ने बस कहा कि माँ वो ठीक है, बस कुछ वक्त लगेगा उसे संभलने के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा उसने कहा। एंड देन उसके बाद विंग की मदर बस वहाँ से चली गई। देन उसके बाद हम वांग जी जो है ना वांग जी के डैड को देखते। वांग जी के डैड हॉस्पिटल में ही रहते। वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वांग जी के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, तो और इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहते, ना ही विंग की मॉम को बताते हैं, ना किसी और को। देन उसके बाद वांग जी की डैड ही सब कुछ हैंडल करते, क्योंकि वांग जी की डैड बहुत पैसे वाले इंसान थे। भाई पैसे वाले इंसान सब कुछ हैंडल कर सकता है, तो वही सारी चीज़ों को हैंडल कर देता है। एंड देन उसके बाद जब वांग जी को होश आता है ना, वो अपने डैड को देखते हैं, जहाँ पे उसके डैड वांग जी के सामने बैठे हुए थे, और बस वांग जी को ऐसे ही देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने डैड को इग्नोर कर देता है। देन जो है ना ऊपर की ओर दिखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि आखिरकार तुम जंगल में क्या कर रहे थे। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं। तो कुरान कहता है कि हाँ कुछ नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम जंगल में ऐसे कैसे घूम सकते हो, हाँ तुम्हें कुछ हो जाता था, तुम इकलौते मेरे बेटे हो, हाँ कुछ हो जाता तो वांग जी हंसते कहता है कि इकलौता और एक बेटा होना मैं, कोई बात नहीं, आप दूसरा बेटा पैदा कर देते, आपके पास तो है ना, कोई तो है आपके पास आपके लिए आपका बच्चा पैदा करने के लिए। तो कुरान जिसको वांग जी कहता मैं आपका बेटा नहीं हूँ,
कुरान कहता है कि ये बदलने वाला नहीं है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। हाँ, वांग जी कहता है कि डैड मुझे एक पल के लिए लगा था उस दिन हम लोगों के बीच में जो खुल की बातें हुई थी तो आप मुझे समझोगे। बट कहाँ समझने वाले हो, नहीं समझने वाले। सोसाइटी के नियम तो आपके सामने है ना, वही नियम को एक्सेप्ट करना चाहते हो। पहले तो पैसों के पीछे भागे थे, अब सोसाइटी के पीछे भागना। गुड। तभी कुरान तो वांग जी मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स डैड, अब जो चाहे वो कर सकते हो। कुरान कहता है कि हाँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो मैंने एक फ़ैसला लिया, ये रहा पासपोर्ट तुम्हारा, तुम यहाँ से अभी अमेरिका जा रहे हो, ये तुम्हारा सामान सब कुछ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा और तुम्हें अभी बस इनके साथ जाना है। ऐसे कहते वहाँ पे एक लेडी थी। वांग जी कहते ये क्या बोल रहे हो डैड? तो कहते हाँ, तुम यहाँ से जा रहे हो। तो वांग जी कहते मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कुरान कहते हैं तुम्हें जाना तो होगा वांग जी, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, सब कुछ ठीक होने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वांग जी कहते डैड अब ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं जाना है डैड प्लीज़। बट कुरान नहीं मानता और वांग जी कहते तुम्हें जाना होगा मतलब। वांग जी कहते नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो डैड, ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ डैड मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है डैड प्लीज़। ऐसे वो कहता रहता है। बट वांग जी की कौन बात मानेगा, किसी ने भी वांग जी की बातों को नहीं सुना और वांग जी ना चाहते हुए भी वांग जी को गार्ड्स के साथ ज़बरदस्ती से वहाँ से भेजा गया और वांग जी ज़्यादा नहीं मान रहा था, इसलिए वांग जी को फिर से बेहोश किया गया। हॉस्पिटल के कपड़ों में ही उसके डैड ने मतलब कुरान ने वांग जी को वहाँ से भेज दिया था। एंड भेजने के बाद वांग जी पूरा, जब वांग जी को होश आए ना, वांग जी दूसरी कंट्री में था, दूसरे घर में था, उसके अराउंड कुछ बॉडीगार्ड्स थे और वो लड़की थी जो वांग जी का आज से ख्याल रखने वाली थी। वो एक लड़की नहीं कहेंगे, एक 40 साल की एक मतलब लेडी थी जो वांग जी का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट की गई थी। वो जस्ट वांग जी को देख के कहते गुड मॉर्निंग मास्टर, यहाँ पे वांग जी था हम कहाँ हैं? तो वो बताती कि हम अमेरिका में हैं और आपको अब उड़ जाना चाहिए, आपको दवाई लेनी चाहिए। वांग जी नहीं कहता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद वांग जी की लाइफ ही चेंज हो चुकी थी। वांग जी जो नहीं चाहता था वही करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम हमारे विंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत दिन हो चुके थे, विंग ने वांग जी को नहीं देखा था ना, कुरान ने वांग जी की बात की थी। बट विंग की मदर को पता था कि वांग जी को जो है ना डैड ने अमेरिका भेज दिया है करके। और विंग कैसे पूछ सकता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं, वांग जी कहाँ है, और नहीं पूछ सकता था। लास्ट टाइम जो हुआ था नहीं पूछ सकता था, बिल्कुल भी नहीं। और कुरान ने कहा था कि बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वांग जी बस पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है, ऐसे कहा गया था। विंग ने बस सोचा कि वांग जी ने एक बार भी उससे बात नहीं की, एक बार भी नहीं बताया। बट विंग को वो बताएगा ही क्यों, जब वांग जी को सबसे ज़्यादा विंग की ज़रूरत थी तो विंग वहाँ पे था ही नहीं। वांग जी की वहाँ पे था बट वो चुप रहा। वो भी तो बोल सकता था ना कि हाँ वांग जी जो कह रहा है वो सच्ची तो बात है, वो भी तो विंग से प्यार करता है ना, वो भी तो वांग जी से प्यार करता है ना, विंग ये भी तो कह सकता था। बट विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग अपने आप को अभी कोस रहा था। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा, जहाँ पे विंग वांग जी को कॉल ट्राई करता बट वांग जी का फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आता। वांग जी के सोशल मीडिया पे भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता बट वो सोशल मीडिया से भी वांग जी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने वांग जी के दोस्तों से भी बोला वांग जी यहाँ से चला गया है, और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि विंग ने क्या किया है करके, मतलब विंग ने सब कुछ बता दिया, ये हुआ था। न्यूज़ ने भी विंग को बहुत सुनाया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वांग जी तुम्हारे लिए अपने डैड से लड़ रहा था और बट तुमने ही धोखा दे दिया। मतलब विंग की ही गलती है, सब लोग देख पा रहे थे। बट विंग ने यहाँ पे अपनी माँ के बारे में सोचा था, उसकी माँ की खुशियाँ तो ख़राब हो जाएगी ना, उसकी माँ ने उसे बचपन से लेकर बड़ा करने तक कितना कुछ किया है। विंग यही सोचता रहा, बस यही सोचता रहा। और वांग जी और विंग बस एक दूसरे से अलग हो गए थे उस वक्त तक। एंड इस वक्त को 2 साल गुजर चुके थे। हाँ, 2 साल गुजर चुके थे, जहाँ पे विंग ने बस अपने जो था ना, मतलब विंग को एक प्रोफेशनल पेंटर बनना था, तो विंग उसके क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो अपने पेंटिंग्स के थ्रू बताना चाहता था उसकी फीलिंग्स को। तो इसलिए विंग ने पढ़ाई छोड़कर जस्ट पेंटिंग के अंदर ज़्यादा फोकस किया था और बस विंग पेंटिंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स बताता था जो उसे हर्ट हो रहा है। अब विंग ने शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। होता है ना कि साइलेंट हो जाना, कुछ भी मत कर, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाना, वो भी पेंटिंग के थ्रू। तो विंग ने वैसा ही कर दिया था, वो कुछ भी नहीं बोलता था, ना अपने माँ से बात करता था ना अपने डैड से, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे होता है ना खुशियों को आग लग जाना, तो सेम वो सिचुएशन हो चुकी थी। बस सिचुएशन थी जहाँ पे विंग की माँ अपने बेटे की इस तरह की हालत देखकर वो पछता रही थी, क्योंकि उनका बेटा, वो लोग छोटे से मकान में रहते थे बट कितने खुश थे ना, कितना सब कुछ बहुत बेहतर था। वो लोग लड़ते थे झगड़ते थे बट यहाँ पे इतने बड़े मकान में उनकी खुशियाँ कितनी छोटी हो गई है ना। उस छोटे से मकान में उनकी खुशियाँ कितनी बड़ी थी ना, जहाँ पे वो हंसकर बात तो करते थे बट यहाँ पे बस एक दूसरे को चेहरे को देखकर एक फीकी सी मुस्कान तक नहीं दे सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था विंग को क्या हुआ है करके। वांग जी के जाने के बाद ही विंग का ऐसे बिहेवियर हो चुका था। विंग की माँ विंग से बात करने की कोशिश करती थी बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं। और बट
विंग की माँ को, विंग की माँ एक दिन जो विंग का पेंटिंग वाला एग्जीबिशन था ना, जहाँ पे विंग अपनी कुछ पेंटिंग शो करा रहा था, तो विंग के एग्जीबिशन में वो उसकी माँ गई थी और विंग दूसरे क्लाइंट्स को संभाल रहा था। तभी एक लड़की आते हुए जस्ट कह रही थी कि मैडम क्या आपको ये पेंटिंग पसंद आई? तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेंटर क्या बताना चाहता है, उसका दिल कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। वो वही इस पेंटिंग से दिखाना चाहता है कि ये सोसाइटी कितनी क्रूअल है ना, जिनके सामने हमें झुकना पड़ता है, हमेशा अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है, प्यार के लिए लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी ये सोचकर, उनके माँ बाप क्या कहेंगे। मतलब ये इंसान, मुझे भी समझ में नहीं, इसकी 4 पेंटिंग से यहाँ पे लगी हुई है और चारों पेंटिंग इतना दर्द बयां कर रही है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो कहते हाँ, और वो देखती है वहाँ पे विभूषण नाम लिखा हुआ था, तो वो जानती है अपने बेटे का नाम था। वो कहते कि हाँ, वो कहते कि क्या हुआ मैम, क्या आप इस पेंटिंग को समझ नहीं पाई थी? आई एम सॉरी, मैंने आपको अगर, वो कहते नहीं मैं समझती हूँ, क्या मुझे बाकी पेंटिंग्स दिखा सकती हो? वो कहते ऑफ कोर्स मैम। और उसके बाद विंग के नेक्स्ट पेंटिंग के पास लेके जाती है और कहते देख लो, हाँ यहाँ पे एक खुशहाल परिवार है, बट उसकी जो पीछे वाली आप छवि देखोगे ना, वहाँ पे उदासी छाई हुई है। मतलब वो दिखाना चाहता है हम सोसाइटी के सामने कैसे खुश रहने का प्रिटेंड करते हैं, बट पीछे जो अंदर हम घुट रहे हैं, दम घुट के हम मरे जा रहे हैं, बट वो नहीं दिखा सकते क्योंकि लोगों के सामने अपना फेक पर्सनैलिटी को रखना पड़ता है। अपनी रियल पर्सनैलिटी अगर दिखाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। ये दिखाया गया है। और उसके बाद सेकंड दिखाए जाते हैं जो अपने प्यार का साथ ना देना, प्यार को बस ऐसे ही छोड़ के चले जाना। उसको जब ज़रूरत हो सोसाइटी के सामने, वो सबके सामने सच बोल रहा है, बट उसी भीड़ का हिस्सा हो जाना और उसे अकेला छोड़ देना। हाँ, और लास्ट तो बहुत दिल छूने वाली है। मुझे इस पेंटिंग को देखने के बाद बहुत रोना आया था कि क्यों ऐसा उसने ऐसा क्यों किया है, क्यों ऐसा ड्रॉ किया है। मैंने उससे बहुत बार पूछा भी है, बट वो कुछ बोलता तक नहीं है। हाँ, शायद आपको कुछ समझ में आएगा आंटी, ऐसे कहते हो मैम कहता है। और उसके बाद वो पेंटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे परछाइयाँ थी, पूरी परछाइयाँ थी, दर्द के साथ वो घेरा हुआ था। हाँ, सब लोगों ने उसे दर्द दिया था। हाँ, छोटे से मकान में थे वो लोग, खुश थे, बट बाद में इतने बड़े मकान में भी वो खुश नहीं थे। जिसकी ज़रूरत थी वो जगह ही खाली थी। मतलब उसके दिल में खालीपन था, वही उस पेंटिंग में जताया गया था। उस खालीपन को भरने के लिए कोई आया था, बट उसने खुद ही उसे धक्का मार कर निकाल दिया गया था। वो पूरे पेंटिंग में शो कराया जा रहा था, जहाँ पे विंग की माँ ये सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि वो समझ पा रही थी उनके बेटे की तकलीफ़ों को। और ये पेंटर ही होता है जो है ना सारी फीलिंग्स को समझ पाता है। ये दूसरा पेंटर इस पेंटिंग में क्या दिखाना चाहता है। और विंग की माँ एक नॉर्मल एक ऑडियंस थी जो देख रही थी, बट वो जो पेंटर था उसने सारी फीलिंग्स को समझा दिया था। समझाने के बाद वो जो है ना विंग की मदर बस रो रही थी। वो तो पेंटिंग एग्जीबिशन देखने आई थी, बट यहाँ पे विंग की फीलिंग्स का पूरा खुलासा हो चुका था उसकी माँ के सामने कि विंग की दिल कितना मचल रहा है। हाँ, कितना ज़्यादा वो टूट चुका है सब कुछ। तभी विंग वहाँ पे आता है। आते हुए वो लेडी कहते ओह हाँ ये रहा, ये है इस पेंटिंग का पेंटर। तो विंग की माँ बस विंग को देखती है, जहाँ पे विंग अपनी माँ को देखते हुए कहते हैं माँ आप यहाँ। तो उसकी माँ कहते कि ओह, तभी वो लेडी ओह आप इसकी माँ हो, आई एम सॉरी। वो ऐसे कहते ओह विंग, मैं बस उनको पेंटिंग दिखा रही थी। तो विंग कहता ओके थैंक यू मैम, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो अपनी माँ को देखता है और कहता है क्या हुआ है माँ आप यहाँ पे? तो वो कहते नहीं कुछ, मैं नहीं बस एग्जीबिशन देखने आई थी। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहते हैं मेरा काम हो चुका है माँ, आप चाहो तो चल सकते हैं। तो विंग की मदर वजह से विंग को देखती है, जहाँ पे विंग पूरा कोल्ड हो चुका था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे, इमोशन लेस। पहले उसका बच्चा कितना खुश था, हाँ कितना हंसता रहता था, कितनी बातें होती थी, बट अब क्या, बातें बस बातें बनकर रह गई है, मुंह से बाहर तक नहीं निकलती है। कार में कितना साइलेंट है ना, वो रहते थे तो मस्ती करते थे, बहुत कुछ था। विंग की माँ अपने बच्चे के लिए कमाती थी, बट अब उसके बच्चे ने उसके हाथों से पैसे भी लेना बंद कर दिया क्योंकि विंग खुद ब खुद सब कुछ चाहता था। इसलिए वो अपनी माँ से कुछ भी लेता तक नहीं था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, वो अपनी माँ से बोलता तक नहीं था, नहीं बोलता था, बस अपना करते जा रहा था। उसकी माँ विंग की आंखों में साफ साफ उदासी देख पा रही थी क्योंकि वो उनका बच्चा था। अपने बच्चों की आंखों में कोई भी माँ साफ साफ उदासी देख सकती थी। और विंग की माँ बस जो पेंटिंग्स थी वो चारों पेंटिंग्स वो खरीद लेती है पूरी तरह से। एंड देन विंग बस शांत था, वो कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग अपने घर में आता है, अपने कमरे में चला जाता है। और बट विंग की माँ उन पेंटिंग्स के साथ कुरान के पास आती है और कुरान को उन पेंटिंग्स को दिखाती है और उन पेंटिंग्स का मतलब समझाती है। एंड कुरान जब उन पेंटिंग्स का मतलब समझता है तो कुरान एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि ये हाल बस एक तरफा है, और यहाँ पे तो दोनों तरफा यही आग लगी हुई है। तो वो कहते क्या मतलब है? तो वो कुरान बताता है। अब वांग जी की तरफ देखते हैं। अब वांग जी के बारे में हमारा कुरान बता रहा है तो हमें भी देखना होगा ना वांग जी के साथ क्या हो रहा है। तो वांग जी
पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ तो आ तो गया था यूनिवर्सिटी में। हाँ, वो पढ़ाई तो करना चाहता था, वो पढ़ाई करना के लिए कोशिश कर रहा था, बट नहीं हो पा रहा था, नहीं हो रहा था। वो रो रहा था, बिलबिला रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत कुछ होते जा रहा था, पर ज़बरदस्ती की जा रही थी। उसे करना ही होगा, उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, ज़बरदस्ती सारी चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें आगे जाके अपने डैड के बिज़नेस को संभालना है, ये करना है, वो करना है। विंग की फ़ोटोज़ दिखा के उसे बताया जाता था कि विंग अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। वांग जी भी कोशिश कर रहा था। विंग की तस्वीरों को देखकर, विंग की तस्वीरें उसके कमरे में थी और तस्वीरों के साथ ही हमारा वांग जी बस विंग के ख्यालों में रहता था। हर बार विंग की फ़ोटो उसके फ़ोन में थी, विंग के बातें, विंग के साथ बिताए हुए हर पल। वांग जी सुबह उठता था, वो चिल्ला कर उठता था, विंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, विंग प्लीज़ मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ क्या। वांग जी ने 2 बार वहाँ से भागने की कोशिश की, खुद को मारने की तक कोशिश की थी, बट उसके डैड इतने क्रूअल हो चुके थे कि वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी के सामने उसका नाम खराब, और ऊपर से उनके बेटे दोनों ये सोसाइटी सारी चीज़ें ये चलती जा रही थी। और वांग जी ने 1 सालों में अपने आप को बहुत बार हार्म पहुंचाया था, बट आखिर में वांग जी को जीना था ना, बस वो जीता गया। पहले जो जितना कोल्ड था ना, अब तो उसकी तरफ से बुरी कोल्ड वाइफ आती थी, कोई उसके सामने खड़ा तक नहीं रह सकता था। वांग जी बस चिल्लाता था, घर में किसी को रहने तक नहीं देता था। वो अपनी मर्जी से खाता था, अपनी मर्जी से जीता था, कुछ भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं सुनता था, अपनी डैड की एक बातों को तक नहीं सुनता था। जैसे पहला था ना, उससे भी ज़्यादा वो क्रूअल हो चुका था। उतने लोगों से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, बस वो विंग के ख्यालों में, ख्वाबों में खोया रहता था। बस अपने कमरे में विंग की तस्वीरों के साथ बस सोता था, बस हमेशा अपने बिजनेस के स्टडी के ऊपर वो ध्यान भी दे रहा था। बट विंग के बारे में भी जानता था, सोशल मीडिया से वो बात करना चाहता था, विंग के साथ कांटेक्ट करना चाहता था। बट वांग जी सोशल मीडिया पे अगर अकाउंट बनाएगा तो वांग जी के अकाउंट को वो डिसेबल कर देंगे, वांग जी को ये पता था। बस वांग जी दूर से देखता रहता था विंग के बारे में, हाँ, बस देखता था कि विंग क्या कर रहा है अपने ज़िंदगी में। वो खुश था विंग को इस तरह से देखकर, बट विंग के फेस की स्माइल, उसकी आंखों में जो चमक थी, पहले की तरह उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि दर्द के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि वांग जी खुद दर्द में था, तो वो अपने दर्द को क्यों नहीं पहचानेगा। बट उसे ये भी याद था कि विंग ने उसे छोड़ा था, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो वांग जी से प्यार करता है। हाँ, इसके कारण वांग जी का दिल हर बार टूटता था, क्योंकि विंग ने जब वांग जी को ज़रूरत थी उस बार भी विंग ने उसे छोड़ दिया था। उसकी माँ की तरह माँ भी उसे छोड़ के भाग चली गई थी। हाँ, वो चली गई थी, वो खुद का ध्यान भी तो रख सकती थी ना, बट नहीं, कोई भी नहीं था हमारे वांग जी के पास, कोई भी नहीं। वांग जी किसके साथ अपने दुख को बांटता, किसके साथ अपने दर्द को बयां करता, कोई भी नहीं था। ना वो अपने दोस्त थे, ना कोई भी था, सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। बट इन दोनों का जो था वो एक ही जगह पे था, एक दूसरे के अंदर ही था, बट वो बता नहीं सकते थे, वो किसी को नहीं बता सकते थे कि वो कितना प्यार करते एक दूसरे से, नहीं। इसी के कारण 2 साल बीत चुके थे। अभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना, वो एक स्ट्रीट लाइट के पास बस खड़ा था। ऐसे होता है ना, बस किसी की ख्वाबों में, ख्यालों में खो जाना, वैसे ही हमारा वांग जो स्ट्रीट लाइट के पास खड़ा था और सामने की ओर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि विंग वहाँ से भागते हुए रहा था कि लान मेरे साथ चलो ना, चलो भी। उसे वो बीच की याद आ रही थी, जहाँ पे विंग और वांग जी कैसे भाग रहे थे, कैसे उन दोनों ने बीच के ऊपर किस किया था, कैसे पार्टी के अंदर क्या क्या किया था, उन दोनों के बीच के बिताए हुए हर पल उसके सामने थे। बट विंग उसके पास नहीं था। वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता तो है विंग को छूने के लिए, बट विंग नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बस उसे अंधेरे में धकेल दिया जाता है और वांग जी बस अपने बेड के ऊपर था, बस अपने तकिए को हक करता है और कहता है विंग आई मिस यू, आई लव यू। ऐसे वो कहता है, बस वो रोता रहता है, बस रोता है। वांग जी को कभी नहीं लगा था कि उसे कभी सच्चा प्यार भी होगा, बट अब हो गया है तो इतना दर्द क्यों दे रहा है। दर्द उससे सहा नहीं जा रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी जान चली जाएगी। रोज़ घुट घुट के वो जी रहा है, बट उसे नहीं पा सकता है, उसे देख तो सकता है, उसे छू नहीं सकता है। छूने की कोशिश तो करना चाहता है, बट सोसाइटी उसे जला देगी। उसे महसूस तो हो रहा है, क्योंकि लोगों की समाज में जो भी चल रहा है, क्योंकि ये कपल्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। वो आंखों के सामने बार देख पा रहा है कि लोगों को कैसे इतने, इस कंट्री में भी उसने देखा है लोगों को, सोसाइटी में जब गे कपल्स को वो लोग किस नज़र से देखते हैं, कैसे वो उन लोगों को कैसे गंदी तरह से छूते हैं। क्या उन दोनों के साथ भी ऐसा होता? वांग जी ये सोचकर भी वो घबरा जाते हैं, अगर विंग के साथ अगर कोई ऐसा करता तो वो क्या करता, तो क्या उसे मार डालता, क्या वो दोनों ठीक से जी पाते, क्या उसके माँ बाप ने जो किया क्या वो सही फैसला था, क्या उसके डैड ने उसे यहाँ पे भेजकर क्या सही किया। वांग जी के मन में इतने ख्याल, सवाल, जवाब बिल्कुल भी नहीं था, बट उसके सामने बस एक ही जवाब था कि वो विंग से आज भी मरते दम तक प्यार करता रहेगा। उसे पता ही नहीं चला कि विंग से इतना प्यार कैसे करने लगा, बट हो गया है तो अब क्या कर सकता था वांग जी? कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार उसका प्यार बस उसके ऊपर पूरा काबू ले लेता है। एंड देन वांग जी बस अपनी सांस छोड़ना चाहता था,
इसलिए वांग जी बस इस दुनिया से बाहर जाना चाहता था, अपने आप को मारना चाहता था। इसलिए वांग जी बस छोड़ना चाहता था। एक बार बस विंग के फोटोज़ को देखता है एंड देन आखिर में बस वो जो उसकी बिल्डिंग का टेरेस था, छत थी, उस छत के ऊपर खड़ा था और वो बस चाहता था अपने आप को मारना, बस चाहता था खुद की जान लेना। इसलिए वांग जी बस आंखें बंद करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, बट मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। आप कितनी भी कोशिश करें कि मैं यहाँ पे ध्यान दूँ बट नहीं हो सकता है। बट मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, ये कभी बदल नहीं सकता और मैं आपकी ज़िंदगी को भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। जानता हूँ कि आप सोसाइटी के नियमों को मानकर ये सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी मैं विंग को भूल नहीं सकता हूँ। मैं विंग से ज़िंदगी भर प्यार करता रहूँगा और मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ। मैं मरना पसंद करूँगा, बस मरना। और वांग जी बस अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को छोड़कर नीचे गिरने ही वाला था कि किसी ने उसके हैंड को होल्ड करते हुए कहा था कि तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें जीना होगा। और वांग जी ने बस उस वक्त पे ही अपनी आंखों को ओपन किया था और उसके सामने बस उसके डैड थे। जो डैड थे वो देख रहे थे और कह रहे थे कि स्टूपिड, और वांग जी को जस्ट खींच कर ऊपर लाने की कोशिश करते। पर वांग जी कहते कि डैड मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, इस सोसाइटी में मुझे नहीं जीना है। आप सोसाइटी जहाँ उसके डैड, वांग जी चुपचाप से ऊपर आओ, फालतू की बकवास मत करो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। उसके डैड ने ऐसे कहा था। देन उसके बाद वांग जी को ज़बरदस्ती ऊपर खींचा गया था। देन वांग जी बस रो रहा था कि नहीं डैड, उसे नहीं जीना है, उसे मरना है, बस मरना है। अगर विंग के साथ वो नहीं रह सकता है तो नहीं जी सकता है, मैं विंग को नहीं भूल सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे कहा गया था। तभी पीछे से हम देखते हैं कि विंग की मदर भी वहाँ पे खड़ी थी और वो कह रही थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांग जी, अगर तुम कहीं पे चले गए तो मेरा बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे तो जीते जी मर चुका है, पूरी तरह से मरा हुआ है। अगर तुम भी चले गए तो वो तो पूरी तरह से मर ही जाएगा। वांग जी मैं नहीं चाहती, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो प्लीज़। मुझे पता है हम दोनों ने गलत किया है कि हम दोनों ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है, बट मेरा बेटा भी तुमसे प्यार करता है वांग जी। उसकी आंखें साफ साफ बताती है, बट उसने शब्दों में कभी हमें बताया तक नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है, बट उसकी आंखें साफ साफ बताती है वांग जी। वांग जी जैसे उनको देखता है वो कहते कि प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मेरी बात, प्लीज़ वापस आ जाओ। वांग जी कहते हैं मैं तो आना चाहता हूँ, बट आप ही लोगों ने तो मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है, मुझे विंग के पास जाना है, वो विंग को पसंद करना है, विंग से प्यार करना है, ज़िंदगी भर उसके साथ रहना है, बट आप लोगों को दुखी भी देखना नहीं चाहता हूँ। सोसाइटी कुरान कहता है कि सोसाइटी के बारे में मैं अब नहीं सोच रहा हूँ। अगर सोसाइटी के बारे में इतना ही सोचना होता, इतना ही मुझे सोचना था ना, तो पहले ही मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। सोसाइटी में तो मुझे ये भी बोला गया था कि मैं शादी कर रहा हूँ, अपनी वाइफ को भुला दिया है, बहुत कुछ बोला गया था, बट मैंने शादी की ना। मैं अब सोसाइटी के बारे में सोचूँ ही क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विंग की इस हालत को देखने के बाद, तुम्हें 2 सालों में इतना ज़्यादा तड़पते हुए देखने के बाद मुझे आखिरकार समझ में आ चुका है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे से ही प्यार करते हो, बस इतना समझ में आ चुका है। हाँ मैं समझ चुका हूँ, बस मैं समझ चुका हूँ, ऐसे वो कहते हैं। एंड देन वांग जी से कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं। वांग जी बस अपने डैड को देखता है और अपने डैड को हक करता है और विंग की मदर को भी टाइटली हक करते हुए कहता है कि क्या सच में कि मैं विंग के पास जा सकता हूँ क्या सच में? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम विंग के पास जा सकते हो। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे वांग जी को जिस वो लोग प्लेन से आए थे, मतलब जो हेलीकॉप्टर से वो जो लोग आए थे, वो लोग उसी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वापस आ चुके थे चाइना में। पहुंचने के बाद वांग जी जस्ट विंग से मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था, बट विंग की मदर कहती कि तुम्हें इस हालत में देखने के बाद विंग को हर्ट होगा, तो पहले अपने आप के हुलिये को ठीक करो, तुम पहले जैसे थे वैसे ही वापस आओ। तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ ज़रूर। एंड देन उसके बाद वांग जी अपनी गेटअप को पूरी तरह से चेंज करता है, क्योंकि वांग जी पहले की तरह दिखना चाहता था। वांग जी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, वांग जी का जो बॉडी स्ट्रक्चर था ना, वो मतलब वांग जी खाना ठीक से नहीं खाता था, इसलिए वांग जी दुबला पतला हो चुका था, बट इतना भी नहीं कि वांग जी का मर्दानगी नजर ना आए ऐसे। देन उसके बाद विंग के मॉम डैड वापस आ चुके थे, जहाँ पे विंग नॉर्मली सुबह उठने के बाद जैसे हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट करता है वो वैसे ही करता है। विंग के मॉम डैड वापस आते थे, अभी विंग अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ उसे गुड मॉर्निंग कहती, जहाँ पे विंग गुड मॉर्निंग मॉम डैड ऐसे कह देता है और अपना नाश्ता नॉर्मली करते जा रहा था। विंग की माँ कहती तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है अपने एग्जीबिशन, ऐसे वो कहता है। और विंग अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हुए कहता है कि एंजॉय योर ब्रेकफास्ट मॉम डैड, ऐसे कहता है। और विंग अपने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद विंग मिरर में देखते हुए बस अपने आप को रेडी करवा रहा था, बस रेडी कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग रेडी होने के बाद जैसे वो बाहर आता है, बट कार की हॉर्न की वॉइस आती है। विंग को लगता है कि जस्ट नॉर्मली उसने ऐसे ही सुन लिया होगा, क्योंकि ये कार की हॉर्न की वॉइस उसे पहचानी हुई लग रही थी। एक बार आती है, 2 बार आती है, पर तीसरी बार आती है तो विंग अपने कदमों को रोक नहीं पाता है और विंग दौड़ते हुए जैसे बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे
वही कार नज़र आती है जिस कार में वांग जी के साथ उसने कितने सारे सफ़र गुजारे थे। और उसी कार के बाहर वांग जी खड़ा था और उसका हैंड कार के अंदर था और हॉर्न बार बार बजाते जा रहा था। और विंग बस वांग जी को देखता है। देखने के बाद वांग जी की आँखें, विंग की आँखें पूरी शाइन करने लगती और वांग जी की खुद की भी आँखें शाइन करने लगती है। और विंग बस दौड़ने लगता है और वांग जी भी खुद भी दौड़ते हुए हमारे विंग के करीब आ जाता है। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। हक करने के साथ ही हमारा विंग तो वांग जी के ऊपर पूरा चिपक ही चुका था और वांग जी को वो किस करने लगता है बिना सोचे समझे कि क्या चल रहा है, आस पड़ोस में कुछ होगा। बट नहीं, विंग का मन चाहता था कि वो वांग जी को छुए, प्यार करे, बहुत कुछ। क्योंकि विंग आज तक पछताते हुए आया है कि विंग को उसका साथ देना था, बस वो ये चाहता था। इसलिए विंग बस वांग जी को बहुत ज़्यादा पैशनेटली बस ऐसे ही किस करता रहता है कंटिन्यूसली। एंड वांग जी भी उसे किस का रिस्पॉन्स देता है। देन उन दोनों का किस ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद विंग कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। तुम कहाँ चले गए? तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते? तुम्हें पता था ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, फिर भी तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ना वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। विंग कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं माफ़ कर सकता। तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो करके। तो वांग जी कहता है, मुझे खुद नहीं पता था विंग, वो सिर्फ सब कुछ जल्दबाजी में हो गया, मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद जाना नहीं चाहता था। तभी विंग को फुट स्टेप की वॉइस आती है, इसलिए विंग टर्न होता है। टर्न होने के बाद वो देखता है कि उसके मॉम डैड वहाँ पे आ रहे करके। तो इसलिए विंग वांग जी को अपने पीछे रखते हुए, तो मॉम डैड मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ उसे कहीं भी मत भेजना मॉम डैड, उसे मुझे दूर मत करना। मैं सच में वांग जी से प्यार करता हूँ, हम दोनों से दूर चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बट प्लीज़ मॉम डैड हम दोनों को अलग मत करना प्लीज़। मैं वांग जी सच में बहुत प्यार करता हूँ माँ, सच में। और विंग रोते हुए ये सब कुछ बताने लगता है, जिसके कारण विंग की माँ जिस विंग को देखती है, क्योंकि इतने सालों से विंग ने जो अपने मन में आंसू छुपा के रखे थे, आखिरकार विंग के आंखों से वो आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे और विंग ने अपनी फीलिंग्स को साफ साफ बयां कर दिया था। और विंग जस्ट रोते हुए रहता है कि माँ पापा बस सच में वांग जी से बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी जस्ट विंग से बैक से हक करते हुए कहता है कि यही बात तो सुनने के लिए मैं कब से तरस रहा था विंग, कब से तरस रहा था। हाँ, मैं कब से चाहता था विंग कि तुम ये बात बोलो, उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने बोला था, मैं कब से चाहता था, बट तुमने। विंग कहता है, आई एम सॉरी उस वक्त पे ना बोलने के लिए, मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मेरी गलती थी, मैं खुद जानता हूँ। आई एम सॉरी वांग जी, मुझे बोल देना चाहिए था, बट उसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं चाहता था तुम्हारे पास आना, बट नहीं आ पाया। आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। और वांग जी भी विंग को जस्ट टाइटली हक करते हुए कहते हैं और विंग बस सामने की ओर देखते हुए, प्लीज़ मुझे दूर मत करना, प्लीज़ माँ, मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता। अगर वांग जी मुझे नहीं मिला ना माँ, मैं मर जाऊँगा माँ, मैं मर जाऊँगा। विंग ऐसे बोल रहा था। तभी विंग की माँ वहाँ पे आती है और विंग के आंखों से आंसू पोंछते हुए, बेबी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और मैं तुम्हें वांग जी से दूर नहीं करने वाली। और कुरान भी कहता है कि नहीं करने वाले हम तुम दोनों को एक दूसरे से दूर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, ठीक है। तो विंग और वांग जी बस एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहते क्या, तो वो कहते कि हाँ पहले से हमने वांग जी के साथ इस बारे में बातें की है, और है ना वांग जी बस स्माइल करते कहते हाँ विंग, डैड और मॉम मैंने बात की है। विंग जब वांग जी के मुंह से मॉम शब्द सुनता है ना, तो विंग शॉकिंग देखता है। तो विंग कहते तुमने मॉम कहा मेरी मॉम को? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, आखिरकार वो मेरी मॉम ही है ना, क्योंकि अब तुम मेरी हो चुके हो इसलिए। तो विंग वांग जी को देखता है और वांग जी कहता है कि हाँ इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों ने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। विंग वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और विंग कहते सच में मॉम डैड? वो कहते कि हाँ। एंड वांग जी और विंग तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही। देन उसके बाद वो घर के अंदर आते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बातें करते एक दूसरे को बताते उन लोगों का वक्त कितना बुरा था, कैसे उन लोगों ने ज़िंदगी को कितनी ज़्यादा घुटन के साथ जिया था, इन 2 सालों को कैसे घुटन के साथ जिया है करके ये बताया जाता है। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग आखिरकार दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। उसके बाद वांग जी और विंग ऑफकोर्स अपने दोस्तों से मिलने तो जाएंगे ही, उनको तो बताएंगे अपनी चीज़ों को। इसलिए 2 सालों के बाद आखिरकार वो लोग रूश के घर में आते, जहाँ पे रूश जो था ना वो हैपन के साथ था, जहाँ पे हैपन कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना। तो रूश कह रहा था कि अब चलो भी ना बेबी, ऐसे कहता है। पर रूश जब अपने गेट की तरफ देखता है ना, वो देखकर शौक था, क्योंकि विंग और वांग जी वहाँ पे थे। वो देखने के बाद पूरा शौक, विंग वांग जी, और वो जल्दी से आता है और विंग और वांग जी एक साथ आकर विंग वांग जी तुम आ गए आखिरकार। हाँ तुम दोनों से हमने कितनी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तुम लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम लोग पागल हो गए थे क्या, और मैं तुम लोग से बहुत नाराज़ हूँ। रूश बहुत कुछ बोलने लगता है और विंग और वांग जी बस हक कर दे गए थे कि शांत रहो ना, सब कुछ ठीक है। और हम लोग आ गए ना, ऐसे कहता है। और हैपन भी आता है, ऐसे कहता है, वो भी आकर वहाँ पे चिपक जाता है और वांग जी और विंग के दम को घोटने लगते हैं, क्योंकि चारों के चारों विंग और वांग जी के ऊपर भिड़ चुके थे, दोनों के दोनों। देन उसके बाद
ये लोग आते हैं। देन उसके बाद विंग और वांग जी अपनी कहानी बताने वाले थे, बट तभी रूश कहता है कि हम अकेले नहीं ये जानने वाले, बहुत सारे लोग हैं। तभी वह जो रूश था ना वो अपने ग्रुप में मैसेज डालते कहते विंग और वांग जी यहाँ पे आ चुके हैं मेरे घर में, जल्दी आ जाओ। देन वक्त नहीं लगता इन लोगों को आने के लिए, आधे घंटे में सारे लोग एक जगह पे जमा थे और सारे लोग इन लोगों की कहानी को सुनना चाहते थे। एंड वांग जी और विंग अपनी उदास भरी दास्तान उन लोगों को बताना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी ने कैसे वक्त गुजारा था और विंग ने कैसे सब लोगों से कांटेक्ट तोड़ दिया था। सभी लोगों ने विंग से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी विंग से मिलने के लिए आने की, बट विंग सबको इग्नोर करता था, किसी से बात तक नहीं करता था। सभी लोग बता रहे थे और वांग जी भी समझ पा रहा था कि विंग के दुख दर्द को सब कुछ। फिर उसके बाद विंग जस्ट खड़े होते हुए कहता है कि अब दुख दर्द भरी दास्तां खत्म हो चुकी है अब, बट हैप्पी वाला टाइम है, तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। ऐसे कहते हुए रूश को देखते हैं, रूश मिल सकते हैं ड्रिंक, रूश कहते हैं ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। देन उसके बाद रूश पूरा अपना जो घर का स्पेशल बार था जिसके अंदर बहुत सारे वेराइटी के ड्रिंक्स रखे हुए थे वो निकालता है। देन उसके बाद सबके पास लाते हैं, एंजॉय गाइस ऐसे कहता है। तभी रूश की मॉम कहते कि रूश अपनी माँ को, माँ प्लीज़ मुझे आज तो ड्रिंक करने दीजिए ना। तो उसकी माँ कहती कि हाँ सच में रूश, कल तुम्हें बाहर जाना है, तुम भूल गए हो क्या? हैपन तुमने उसे बताया नहीं क्या? हैपन कहते मॉम मैंने उन्हें बताया है बट वो समझता ही नहीं है। तो रूश की मदर जो रूश को देखते हुए कहते कि ठीक है आज के दिन ठीक है, बट अगर तुम कल सुबह नहीं निकले ना मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगी। तो रूश अपनी माँ को देखता है क्योंकि रूश अपनी माँ का मॉडल बन चुका था, तो मॉडल लोगों को अपनी बॉडी की फिटनेस का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए। और हमारा हैपन भी जो मॉडल बन चुका था रूश के ही साथ, क्योंकि रूश तो पहले मान नहीं रहा था बट हैपन ने कहा कि वो भी करेगा करके, तो रूश मान चुका था क्योंकि रूश की पर्सनैलिटी भी हॉट एंड डैशिंग थी यार, तो कैसे नहीं मानेगा। देन उसके बाद अभी ये लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे रूश की मदर देखकर स्माइल थी और विंग और वांग जी को देख कर कहते ओ तुम दोनों हो वही इसके दोस्त, और विंग को देखकर बस एक स्माइल करती है। एंड देन उसके बाद ये लोग सभी लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग और वांग जी बस एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए थे, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे क्योंकि बहुत खुश थे। तभी जूली एंड जेनी एक दूसरे के पास आते हुए कहते कि वैसे गाइस हम दोनों डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी करेंगे। तो सब लोग क्या? तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे। तो वांग जी और विंग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे कहता है लगता है कि हम दोनों में मतलब हम लोगों में पहले तुम ही शादी करने वाली हो, है ना। तभी सैम कहता है कि नहीं मैंने नी हुसैन को 2 बार प्रपोज किया है बट ये नी तो मानता ही भी नहीं है। सच में नी हुसैन कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूँ, हाँ मैं तुम जैसे चिपकू गम को मेरे साथ चिपकने नहीं देना चाहता हूँ। तो सैम कहता है कि मैं तो चिपक चुका हूँ, अब तो ज़िंदगी भर चिपकूंगा, याद रखना। और दूसरी तरफ जो हैपन था ना वो रूश के थाइस के ऊपर बैठा हुआ था और रूश कह रहा था कि हैपन सच में तुम्हारा नशा ना बहुत टेस्टी है, ऐसे वो कह जा रहा था। जहाँ पे रूश ऐसे कहता है तो हैपन हंसते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद रूश एंड हैपन वहाँ पे किस करने लगते हैं, जिसके बाद वांग जी विंग की आंखों पे हाथ रखते कहते तुम लोग ऐसी चीज़ें मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे रूश कहते जैसे कि तुम लोगों ने हमें कभी दिखाई नहीं, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहते मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे रूश कहता है हाँ जा सकते हो, वैसे भी सब लोगों के लिए स्पेशल कमरे हैं, मेरा घर इतना बड़ा तो है, ऐसे वो कहता है। देन इसके कारण वांग जी बस स्माइल करते हैं। देन उसके बाद कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग जो दोनों थे ना वही कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। एंड वांग शान उस कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी बस विंग को देखते हुए थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। विंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और वांग जी और विंग जो थे ना ग्लासेस को साइड में रख देते, जो उनके हाथ में वाइन के ग्लासेस थे उन्हें साइड में रख देते हैं, बट विंग कहता है रुको। एंड विंग अपने माउथ में उस ड्रिंक को ले लेते हैं। देन उसके बाद वांग जी को किस करते हुए वो ड्रिंक को वांग जी के माउथ में डालते हुए जो ना पीने के बाद वो कहता है कि आज हम दोनों का नशा होगा वांग जी। वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बस हम दोनों का। देन उसके बाद वांग जी ने विंग के कपड़ों को अलग कर चुका था और धीरे धीरे वो लोग बेड की तरफ बढ़ रहे थे और तभी डोर पर नॉक की वॉइस आती है कि प्रोटेक्शन साइड में रखे हुए, ऐसे वॉइस आती है, जिसके कारण वांग जी और विंग जिस बाहर देखता है और कहते हैं इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आ चुके थे। वांग जी नेक से होते हुए बेली तक, बेली से होते हुए थाई तक, थाई से होते हुए लेग्स तक पूरी तरह से विंग को पूरी तरह से प्यार देता है। उसे अपना जो इतने वक्त से उसने टाइम को बिताया था, मतलब अकेले थे, कितना मिस किया है। विंग भी वांग जी के हर टच के साथ रिएक्ट कर रहा था क्योंकि विंग ने भी वांग जी के टच को महसूस मिस किया था। इसके कारण हमारा वांग जी भी जो था ना वो विंग को बार बार ऐसे टच करते जा रहा था और विंग बहुत ज़्यादा मोर्निंग कर रहा था, हमारे वांग जी के नाम को लेकर अग्रेसिव होते जा रहा था और वांग जी कंटिन्यूसली हमारे विंग का नाम ले रहा था। विंग तुम कितने ब्यूटीफुल हो चुके हो, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, कितने ज़्यादा अडोरेबल। वांग जी बहुत कुछ हमारे विंग को बोले जा रहा था और विंग को बहुत शर्म आ रही थी कि वांग जी तारीफ क्यों कर रहा है, भाई उसे जो करना है वो करे ना, विंग ये चाहता था। और वांग जी आखिरकार ऑफकोर्स वो करेगा ही। तो वांग जी बस विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने के बाद इस बार नॉट प्रोटेक्शन
ऐसे ही वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो था ना वो बस मोन कर रहा था, बस वो मोर्निंग करते जा रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था, बहुत ज़्यादा टाइटली। अब वांग जी और विंग दोनों इंटीमेट हो रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम जो जेनी एंड रोज को देखते, जेनी एंड जूली को देखते हैं। जेनी एंड जूली जो थी ना वो एक बाहर बैठी हुई थी, साइड में उनके पास जो ना वाइन की बोतल जो थी ना वो नीचे गिरी हुई थी, क्योंकि वो उस चांद की रोशनी में बस एक दूसरे को किस करे जा रही थी। एंड उनको पता ही नहीं चलता कि वो गार्डन में ही लव मेकिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। एंड जेनी जस्ट कह रही थी अंदर चलते, बट जूली कह रही थी नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहीं पे मजा आएगा। ऐसे वो कहते जा रहे और वो दोनों वहीं पे ही स्टार्ट हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम जो सैम एंड न्यू सैम को देखते हैं। न्यू सैम कहते तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तुम निकलो यहाँ से, तुम मैं लात मारूंगा। और न्यू सैम उसे मारते जा रहा था, बट जो सैम था वो तो उसके पीछे पड़ चुका था ना, न्यू सैम को कैसे जोड़ सकता था। और वो न्यू सैम को एक कमरे में कैद कर देता है, न्यू सैम के हाथों को बांध देता है। हाथों को बांधने के बाद न्यू सैम कर ही क्या सकता था, सैम के सामने उसे आखिरकार हार मारनी पड़ती। और सैम ने न्यू सैम की वो प्यारी सी इज्जत जिसे न्यू सैम हमेशा संभाल के रखने की कोशिश करता है, बट सैम हमेशा ले लेता है। और सैम न्यू सैम के मुंह से मोनी की वॉइस सुनते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी तरफ हैपन एंड हम रूश को देखते हैं, जहाँ पे रूश तो हैपन की तो हालत ही ख़राब कर चुका था उस सोफे के ऊपर, जहाँ पे हम रूश के मॉम को देखते हैं, जहाँ पे रूश की मॉम अपने कानों में हेडफोन लगाते थे। इन बच्चों का कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी नहीं। तभी उसका हस्बैंड आते होते क्या कुछ भी नहीं हो सकता, वो लोग अभी टीनेजर है, इन लोगों के बीच में बहुत प्यार है, तो वही तो शो कर रहे थे। वो कहते कि इनको पता भी है ना कि हम लोग भी इस घर में रहते हैं, ये लोग बस स्टार्ट हो गए, इन लोगों की चारों तरफ से बस मुझे ये अजीब अजीब सी वॉइस आ रही है। वो कहते कि हम भी तो जवानी में ऐसे ही थे। वो कहते तुम ना चुप ही रहो, ऐसे कहता है। एंड रूश के डैड जो थे ना वो भी अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट हो चुके थे। एंड इसी के साथ ये रात पूरी तरह से बीत चुकी थी, पूरी रात बीत चुकी थी। एंड देन सुबह हम देखते हैं जहाँ पे रूश की मॉम जो थी ना सब लोगों को देख रही थी। भाई रूश की माँ भी शर्मा रही थी, यहाँ पे सभी लोग शर्मा रहे, क्योंकि इनको सबको पता है इन लोगों ने क्या कमाल किया है। तो रात में जहाँ पे क्योंकि सब लोगों की कमर समझ में आ रही थी, उनकी चाल समझ में आ रही थी, चाल ढाल दर्द सब कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए सब लोग बस शर्माते हुए जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। और जो सर्वेंट थे ना वो पेश किए जा रहे थे, खाने को पेश किए जा रहे थे, जहाँ पे विंग तो भाई अपनी कमर को टच करे हुए कह रहा था कि ये 20 नाउ से कभी छोड़ेगा नहीं, इतना ज़्यादा कौन कर सकता है, ऐसे वो कहते जा रहे थे। तभी डोर पे नॉक होता है, जिसके कारण वहाँ पे विंग के मॉम डैड भी आ चुके थे और वो भी आकर ब्रेकफास्ट टेबल पे ज्वाइन करते और वो वियर्ड से सबको देखने लगते। मतलब सब लोग नीचे देख रहे हैं, उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स हैं और विंग की मॉम बस ऐसे देखने लगती है। एंड देन उसके बाद विंग की मॉम जो थी ना नी हुसैन को लंगड़ा कर चलते हुए देखते, नी तुम्हें क्या हुआ है? तो नी हुसैन कहता वो कुछ नहीं आंटी, मैं तो गिर गया। तो सभी लोग नी हुसैन को देखते कैसे गिरे, सबको पता है कैसे कैसे कौन कौन गिरा है। तो तभी विंग की मदर जूली को देखते, जूली ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है? तो जूली कहते कुछ नहीं, वो मैं गार्डन में बैठी हुई थी ना, वो मच्छर ने काट दिया। तो विंग जस्ट देखता है जूली को, किस मच्छर ने काटा है, तो उनको पता था। एंड देन उसके बाद विंग की मदर लैन वांग जी को देखते हो, वांग जी ये तुम्हारे चेहरे पे खरोच कैसे आई? तो वांग जी जस्ट याद करता है कि ये खरोच कैसे है, क्योंकि विंग ने उसके ऊपर मारा था पंजा, जिसके कारण वांग जी के चीक्स पे ये खरोच आ गई थी। और वांग जी कुछ नहीं, वो ना मॉम मेरे हाथ लग गया था गलती से, तो वो पार्टी के चक्कर में जो है ना नाखून चुभ गया, तो इसके कारण। तो कहते ओह बट ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो वांग जी कुछ नहीं वो ठीक हो जाएगा। तो मेरी मॉम तो ऑब्जर्व करने में कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट है। और वो रूश की मॉम को मिसिज रूश बट आपको क्या हो गया? वो कहते क्या हुआ है? वो कहते कि आपके लिप्स इतने ज़्यादा फूले हुए क्यों लग रहे हैं? तो रूश की माँ जो अपने फेस पे हाथ वो कुछ नहीं, वो मुझे मच्छर काट दिया। तो वो कहते हाँ लिप्स पे भी मच्छर काटते तो ऐसे तो नहीं फूलता है ना, वो ऐसे सोचने लगती है। तभी जो कुरान जहाँ था ना वो कांसे सरंग के हाथों पे हाथ रखते, तुम शांत हो जाओ, जो भी हुआ हो अच्छा ही हुआ है, चलो छोड़ो जाने दो, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सॉरी यही ऐसे वो कहता है। क्योंकि कुरान को सब समझ में आ रहा था कि यहाँ पे इन लोगों ने कौन से कांड की है करके, सब कुछ दिख रहा था ना भाई, कुरान को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और विंग की मॉम नॉर्मल तरीके से ऑब्जर्व करते हुए उन लोगों से सवाल पूछ रही थी। बस विंग मन में सोचता कि थैंक गॉड कि उसकी माँ ने उसे नहीं देखा है, अगर उसकी माँ भी उसे देख लेती तो क्या हो जाता, विंग तो शर्म से मर ही जाता, ऐसे उसे लग रहा था। देन उसके बाद इन लोगों की ऐसे ही ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट होने के बाद अब उठने की सबकी बारी थी और सब लोग अपनी कमर पे हाथ रखे हुए उठ रहे थे। तभी विंग की मॉम देखते हुए कहते कि हाँ न्यूज़ का तो समझ में आता है कि वो कमर पे हाथ रखे हुए उठ रहा है, पर तुम चारों लोग क्यों उठ रहे हो ऐसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी विंग अपने हाथ को नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ है ना गाइस, ऐसे कहता है। जहाँ पे रूश की मॉम कहती अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसके कारण जवान होती तो अलग बात थी, रूश के डैड थोड़ा मेरी मदद तो करो। तो रूश के डैड कहते हाँ
हाँ हनी चलो हनी, ऐसे कहता है। और उसके डैड भी भाई शर्मा कर अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर खिसक जाते हैं। जिसके बाद विंग कहते हैं माँ आप लोग जाइए ना, हम लोग आते हैं ना। तो विंग की माँ कहते अरे मैं तो तुम लोगों को लेने के लिए आई थी और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई। तो वो ऐसे कहती है, जहाँ पे विंग कहता है माँ तो उसकी माँ कहते क्या, तो विंग कहता माँ आप जाइए ना। उसकी माँ कहती क्यों, तभी कुरान कहता है कि चलो भी कांसे तुम चलो। तो कांसे कहते क्यों, अब हम इन लोगों को साथ में लेके चले जाते हैं ना। तो कहते कि नहीं नहीं तुम चलो मेरे साथ। और जो है ना हमारा कुरान उन्हें लेके चला जाता है। जहाँ पे कांसे कहते क्यों, तुमने ऐसा क्यों, हम लोग तो उन्हें लेने के लिए आए थे ना। तो कुरान कहते तुमने देखा नहीं उन लोगों की हालत को। तो कहते क्या मतलब है। तो कहते हाँ कांसे तुम्हें बताना पड़ेगा। और कांसे के कान में जब बोलता है ना कुरान, तो कांसे के कान पूरे रेड हो जाते। क्या ये लोग ना पागल हो गए, इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर सकते, शादी से पहले ऐसे ये सब कैसे कर सकते, इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे करते ना वो वापस जा रही थी विंग को पीटने के लिए, बट कुरान कहते कि अब छोड़ो भी, ये बच्चे ही तो है ना। वैसे वो कहता है। देन उसके बाद कांग से क्या कह सकती थी। एंड कुरान एंड कांग से वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद तभी सभी लोग बोलते विंग तुम्हारी मम्मा तो देखो कितने डिटेक्टिव है यार, उनको तो सब कुछ पता चल जाता है तुम्हारी मम्मा को। और कहते कि हाँ मुझे भी नहीं पता था कि मेरी मम्मा की सीक्रेट आईज ही भी है करके, जो इतना साफ साफ देख सकती है। और तभी कहते हैं ओ ये तो मच्छर है ना जूली। तो जूली कहते चुप रहोगी तुम लोग, और न्यूज़ है तुम तो फिसल गए थे ना, है ना। तो सभी लोग हंसते लगते एक दूसरे को देखकर। और विंग वांग जी को देखते तो ये किसने किया है वांग जी कहते एक शैतान इंसान ने, ऐसे कहता है। और वो विंग को देखने लगता है क्योंकि विंग ने रात को उसके ऊपर खरोच दिया था इसके कारण। एंड ये लोग बस हंसे जा रहे थे एक दूसरे को देखकर। मतलब ये क्या मोमेंट था इन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा हंसे जा रहे थे बस। मेरे को बहुत खुशी थी। एंड देन उसके बाद ये लोग क्योंकि अब अपने रियल लाइफ में तो वापस आना होगा ना, फ़नी दिन तो होते रहते हैं। देन उसके बाद ये लोग अपने रियल लाइफ में वापस आ चुके थे। और वांग जी को संभालना था अपने डैड के बिजनेस को, और विंग तो अपना आर्ट्स में ही बिजी था। विंग तो आर्ट्स में ही बिजी था, और वांग जी अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। सभी लोग अपने अपने लाइफ में इंस्टेंस हो चुके थे। रूश एंड हेपन जो दोनों मॉडल बन चुके थे। मॉडल बनने के कारण उन लोगों के पोस्टर भी छप चुके थे। हाँ एंड दूसरी तरफ न्यूज़ एंड सैम, जहाँ पे न्यूज़ ने अपना फैशन स्टोर ओपन किया था, जो अपने गगा की मदद से, जो दगा थे उसके वाले, उसकी मदद से उसने फैशन स्टोर ओपन किया था। और सैम जो था ना, वो सैम एक स्विमर मतलब स्विमिंग टीचर बन चुका था, क्योंकि उसे स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसके डैड ने उसके लिए खुद का स्विमिंग स्कूल ओपन करके दिया था, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा सकता था, मतलब स्विमिंग कैसे करना है वो सिखा सकता था। एंड दूसरी तरफ जेनी एंड जूली जो दोनों थी ना, वो तो उनका अलग ही लेवल था भाई। वो लोग जस्ट उन लोगों को जो डीजे बनना था, हाँ जैसे मैम थी ना वो डीजे, तो वैसे वो बनना चाहते थे। इसलिए वो मैम से ही पूरे क्लासेस ले रहे थे कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, इसलिए वो ये ले रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम विंग के मॉम डैड को देखते हैं, मतलब हमारे कुरान एंड विंग की मॉम को देखते हैं, जहाँ पे उन लोगों का तो अलग ही प्लान हो चुका था, जिनका उन लोगों ने कभी अंदाज़ा तक नहीं लगाया था। जहाँ पे विंग की मॉम प्रेग्नेंट थी। इसके बारे में जब विंग की मॉम को पता चलता है, विंग की मॉम कहती है ये कैसे हो सकता है, उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना था, इस उम्र में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, उनके दो बड़े बड़े बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब विंग और वांग जी को ये पता चलता है तो विंग तो बहुत खुश हो जाता है। विंग कहते हैं मॉम कॉन्ग्रेचुलेशन, वांग जी भी कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम, ऐसे कहता है। बट विंग की मॉम डैड कहते हैं क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी भला, हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण विंग के मॉम डैड तो बहुत खुश हो जाते हैं कि क्या उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनको लगा था कि उनके बच्चे बोलेंगे कि इस उम्र में क्यों आप बेबी को बर्थ दे रहे हो, बट नहीं, विंग को नहीं प्रॉब्लम थी, ना ही वांग जी को थी। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। 5 साल के बाद देखते हैं, 5 साल हो चुके हैं और हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना एक लड़की के साथ जस्ट बैठा हुआ था, और वो लड़की कह रही थी कि गगा मुझे चाहिए ना। तो विंग उसे देखते हुए बिल्कुल भी नहीं। वो कहते गगा प्लीज़ ना मुझे चॉकलेट दे दीजिए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता मैंने कहा ना नहीं। तो वो कहते गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी एक वॉइस आती है छोटी सी बच्चे की, जो बच्चा वो कह रहा था कि सच में आप उन्हें नहीं दोगे क्या, आप नहीं देने वाले हो क्या मुझे, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और विंग को गुस्सा आ रहा था कि लग रहा था कि इन दोनों को ना सच में वो मर्डर कर डाले, सच में बच्चे पालना इतना मुश्किल होता है। तभी विंग की मदर आते कहते विंग अब भी दे दो उसे, दे दो ना, वो परेशान करती कि विंग जैसे अपने हाथ की तरफ देखता है, जिसे विंग ने अपने हाथ को ऊपर करके रखा था, और उसकी विंग के हाथ में 2 चॉकलेट्स थी। और विंग कहता है लो लो खा लो, पेट खराब करो, अपने दांत खराब करो, सब कुछ खराब करो, ऐसे कहता है। देन वो दोनों चॉकलेट लेते हुए हंसने लगते। एक बच्चा 3 साल का था और वो एक बच्ची 5 साल की थी। और अब 5 साल की बच्ची वो लड़की थी, और लड़की बहुत क्यूट थी, और वो उसका नाम था विशिया। हाँ विशिया, वो विंग की मॉम थी, मतलब मॉम की बेटी थी। और जो छोटा सा बच्चा था वो 3 साल का, वो तो
हद है। विंग तो पूरा परेशान हो चुका था उसे संभालते संभालते सच में। और तभी हम वांग जी को देखते, वांग जी एप्रन पहने हुए बाहर आ चुका था, और वांग जी के जो डैड थे ना वो भी एप्रन पहने हुए थे, वो भी बाहर आ चुके थे। और वो कह रहे थे कि हाँ ब्रेकफास्ट रेडी है गाइस, सब लोग आ जाओ, ऐसे कहते हैं। देन बाहर गार्डन में ही ब्रेकफास्ट लगाया जाता है, जहाँ पे विंग भी अपनी जगह से खड़ा होता है, एंड खड़े होते हुए वो चलते हुए जस्ट आ रहा था। बस आते हुए कहता है कि हाँ सच में तुम ऐसा करोगी जिंगी? जिंगी कहता है मॉम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी विंग कहता तुम मुझे मॉम कहना बंद करोगे, तुम वांग जी को मॉम कहो। तो वांग जी कहता मैं मॉम नहीं हूँ विंग। तो विंग कहता तो मैं मॉम कहाँ से हूँ? हाँ वांग जी। तो वांग जी उसे देखने लगता है, क्योंकि ये बच्चा जो है ना, इन दोनों ने सेरोगेसी जो प्रोसीजर होता है ना उसके थ्रू इस बच्चे को पैदा किया था, क्योंकि ऑफकोर्स ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो इन लोगों को बेबी की तो ज़रूरत होगी ना। तो विंग को 3 साल पहले ये आइडिया आया था। हाँ, इस आइडिया के कारण, क्योंकि ये आइडिया किससे आया होगा आपको पता है गाइज? हमारी जूली एंड जेनी से, क्योंकि जूली एंड जेनी ने भी एक दूसरे से शादी की थी। इसके कारण इन लोगों को तो बच्चा चाहिए था ना, तो उन लोगों ने भी ऐसे सरोगेसी वाला प्रोसीजर फॉलो किया था। इसलिए विंग ने भी उसी टाइम पे ये सरोगेसी वाला प्रोसीजर फॉलो किया। एंड उसके हाथ में एक मुसीबत आ गई, जिस मुसीबत को विंग संभाल नहीं सकता था, बट विंग की मोम ने बहुत अच्छे से संभाला था, क्योंकि विंग की मोम को बच्चों को संभालने का एक्सपीरियंस था इसलिए। एंड देन उसके बाद विंग का और वांग जी का वो बच्चा था, हाँ जो जिंगी था ना वो विंग और वांग जी का बच्चा था। और इतना शैतान था ना कि विंग के नाक में हमेशा दम करके रखता था। इसके कारण विंग तो पूरा परेशान हो जाता था। मतलब क्या विंग को समझ में नहीं आता था कि किसके गुण है। वांग जी तो हमेशा बोलता था कि ये तुम्हारा साइड है विंग, ये तो मेरा साइड है ही नहीं। और विंग की मॉम भी कहती थी कि हाँ ये विंग का ही साइड है। विंग हमेशा ऐसे ही था, ऐसे वो बोलती थी, जिस कारण विंग को गुस्सा आता था कि सच में वो ऐसा कब था भाई, उसे क्यों याद नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं ऐसे था। अब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करते हुए विंग की मदर कहती है कि वैसे विंग तुम्हारा एग्जीबिशन कैसा चल रहा है? तो विंग कहता बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको पता है लास्ट वीक मैंने 3 पेंटिंग्स को बेचा है एंड उसका प्राइस। तो वांग जी कहता मुझे पता है विंग, ठीक है तुम हमसे ज़्यादा अमीर हो, ठीक है। तो विंग कहता हाँ मेरे आर्ट्स का कमाल है, ऐसे कहता है, क्योंकि विंग हर बार जो विंग की पेंटिंग्स थी ना बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर बेची जाती थी, और विंग की पेंटिंग्स के बहुत सारे प्यारे से मीनिंग्स भी होते, दर्द भरे मीनिंग्स भी होते, इसके कारण बहुत अच्छे वो दाम पे चली जाती थी। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी एक बिजनेसमैन बन चुका था, अपने डैड की कंपनी को संभाल रहा था, और मिस्टर लैंड ने मतलब कुरैन ने छुट्टी ले ली थी, और कुरैन घर पे रहते थे, और विंग की मदर भी घर पे रहती थी, क्योंकि उनको बच्चे को तो संभालना था ना, क्योंकि जो वी शिया थी उसे भी तो संभालना ज़रूरी था। और हमारा जिंगी तो शैतान की पुड़िया था, 3 साल का हो चुका है, बट इतना शैतान कौन करता है भाई? विंग के कपड़ों को फाड़ देता है, कभी कभी तो विंग के ऊपर कुछ ना कुछ गिरा देता है। विंग ऑफिस में मतलब अब पेंटिंग बनाता रहता है ना विंग, तो वो पेंटिंग कलर्स के साथ खेलने लगता है और खुद को भी मैस कर देता है और विंग को भी मैस कर देता है, क्योंकि विंग भी अपने बेटे के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है इसलिए। और वांग जी इन लोगों को संभालता है, वो ऐसे ही संभालता है। बट अभी तक वांग जी और विंग का शादी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो डिसीजन था वो विंग की मदर ले रही थी, और इसके कारण विंग अपनी माँ को देख रहा था। हाँ विंग की माँ जस्ट कह रही थी कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विंग भी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। जस्ट विंग ने जो अपना फैमिली रजिस्टर होता है ना, जो फैमिली रजिस्टर होता है जिसमें हमारा नाम लिखा जाता है, सारी चीज़ें की जाती ना, उस फैमिली रजिस्टर से विंग के नाम को हटा दिया गया था। विंग की माँ ने ऐसे किया था। एंड देन उसके बाद अब वांग जी और विंग की शादी होने वाली थी, इसलिए इन सारे लोगों ने जस्ट अब इनविटेशन कार्ड को सब लोगों को भेज दिया गया था। हाँ सब लोगों को भेज दिया जा चुका था। एंड अब विंग और वांग जी को शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाना होगा? रूश बोल रहा था कि मेरे मॉम के स्टोर में चलो, और न्यू सैन बोल रहा था कि तुम्हें मेरे स्टोर में आना होगा। मतलब विंग और वांग जी के लिए भाई ये लोग इतने लड़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा। जेनी और जूली बोल रही थी कि हम दोनों डीजे बजाएंगे तुम लोगों की यहाँ पे, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। और वांग जी जस्ट कह रहा था कि तुम लोग जो करना है वो करो। एंड आखिर ये जो न्यू सैन एंड रूश की मदर वो दोनों साथ में मिलकर वांग जी और विंग के लिए बहुत अच्छा सा जो वेडिंग सूट सिलाते हैं। एंड देन जो उन लोगों को पसंद आते हैं, विशिया जस्ट कह रही थी मुझे भी पसंद, मुझे भी ऐसा चाहिए, तो सब लोगों फैमिली मेम्बर के लिए ऐसे ही पहनाए जाते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी के डैड जो है ना विंग वांग जी सभी लोगों को मतलब अब एक फैमिली रजिस्टर से नाम हटाया गया है, बट दूसरे फैमिली रजिस्टर पे नाम तो चढ़ाना होगा ना, इसलिए ये प्रोसीजर थी। तो शादी से पहले ये प्रोसीजर करना चाहते थे, इसलिए विंग को वो लेके आ चुके थे जो कोर्ट रहता है ना, कोर्ट के पास वहाँ पे लेके आ चुके थे। देन वहाँ पे फैमिली रजिस्टर में नाम चढ़ाने वाले थे विंग का। हाँ क्योंकि विंग किस नाम से चढ़ने वाला था उस फैमिली रजिस्टर में? वांग जी का वाइफी विंग का हस्बैंड अडोरेबल हस्बैंड, इसलिए वहाँ पे सभी लोग खुश थे, जहाँ पे विंग की माँ भी खुश थी। हाँ उन्होंने फैमिली से निकाल तो दिया है, बट आखिर में वो विंग उनके फैमिली का हिस्सा ही तो बना है ना, इसलिए वो बहुत खुश थे। एंड देन आखिरकार
विंग का नाम चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि छोटे से हमारे लैन जिंगी का भी नाम चढ़ाया जाता है, जहाँ पे जिंगी कहता है कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। जहाँ पे वो रजिस्टर में नाम लिखने वाला इंसान, जो पूरा ऑनलाइन सारे प्रोसीजर होता है ना, वो कहते हैं कि हाँ बच्चा तेरा नाम, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा ही होगा, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद फैमिली में नाम चढ़ चुका था। लैन फैमिली में मिसेस लैन शाव, अरे यार मिसेस मतलब क्या नाम था उनका, कांगसे सरन, हाँ लैन कांगसे सरन, लैन वांगजी, लैन वी वुशियान एंड लैन जिंगी एंड लैन विशिया, सबके नाम चढ़ चुके थे। एंड देन उसके बाद अब शादी वाले दिन का हम सीन देखते हैं। शादी के लिए सभी लोग रेडी थे, बस विंग के अलावा। जहाँ पे विंग जिस कह रहा था कि माँ, उसकी माँ कहते क्या, तो विंग कहता मेकअप करना क्या ज़रूरी होता है। उसकी माँ कहते हाँ तुम खूबसूरत दिखने चाहिए। तो विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती तुम पेंटिंग में कैसे कलर भरते हो। तो विंग अपनी माँ से कहता माँ, तभी विंग की माँ कहती देखो विंग ऐसे नाटक मत करो, और तुमने जिंगी को तैयार करने में बहुत वक्त गुजार दिया, और विशिया को भी। शिया कहते कि मैं तो रेडी भी नहीं हूँ। तभी विंग की मदर कहती कि तुम बहुत रेडी हो, हाँ अपने भाई को परेशान करना बंद करो, उसकी शादी है। वो कहते ठीक है मॉम, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद विंग को रेडी किया जाता है, और वांग जी यहाँ पे इंतजार करता है, भाई विंग आ जाओ आ जाओ। वांग जी तो इधर उधर घूमते हुए देख रहा था, विंग कहाँ है, कहाँ निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कहाँ से आने वाला है, वो देख रहा था। तभी रूश कहता है देख ब्रो आ ही जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रहा है, वो आने वाला है तुझसे मिलने के लिए, तो चिंता मत कर, वो तेरा ही है, तेरा ही है। वांग जी तो बड़े वो अभी तक आया नहीं ना, मुझे घबराहट हो रही। विंग तो भाग तो नहीं गया ना उसकी शादी से नर्वस होने के कारण। तो कहता है क्यों भागेगा, इतने सालों से उन्होंने एक दूसरे के साथ तो इंतजार किया है, हाँ एक बच्चा भी हो गया है, अब वो क्यों भागेगा। तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा, ऐसे वो हो गया। देन आखिरकार हमारी विंग की एंट्री हो चुकी थी, जहाँ पे विंग की सिस्टर विशिया जो थी ना, वो हाथों में जो फुल का गुलदस्ता था ना, उसे लेकर चल रही थी, और हमारा प्यारा सा जिंगी भी वो भी चल रहा था। जहाँ पे जिंगी अपने पैंट को संभाल दे कहते माँ ये गिर रहा है। तभी विंग उसे घूरते कहते तुम्हें कितनी बार कही मुझे मोहम्मद कहा करो, ऐसे वो कहता है। बट क्या कर सकते थे, वो तो मोम कहेगा ही ना, विंग को परेशान करेगा ही ना। और विंग उसे देखता है, जहाँ पे वो अपने पैंट को संभालते हुए चलते हुए जा रहा था। तभी विंग के डैड आते हुए थे कि चलो, मतलब हमारे मिस्टर लैन कुरैन आते कहते तुम मेरे पास आ जाओ। वो कहते कि ठीक है डैड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो ले लेता है। देन उसके बाद विंग स्टेज के पास था, तो वांग जी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, एंड विंग ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देन उसके बाद सारे स्टेज से सब लोगों को देखते, हाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। बिजनेस वर्ल्ड में विंग इतना ज़्यादा फेमस था क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, इसके कारण। और विंग के जो दोस्त थे वो भी आए हुए थे ना अपने पार्टनर के साथ। जहाँ पे न्यू सैन भी बहुत मस्त लग रहा था भाई, न्यू सैन का बॉयफ्रेंड सैम न्यू सैन के कमर में हाथ डाले हुए थे। जहाँ पे न्यू सैन कहता कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, यहाँ पे सभी लोग हैं। बट सैम थोड़ी ना शर्म करने वाला था। और जूली और जेनी ने तो एक दूसरे से शादी कर ली थी, और जूली एंड जेनी दोनों वहाँ पर डीजे बजाना स्टार्ट कर चुकी थी। ऑफकोर्स ये अजीब से आज की शादी होने वाली थी, डीजे बजाना स्टार्ट कर चुके थे। एंड देन हमारा जो रूश एंड वेंचाओ हेपन जो थे ना, वो साथ खड़े थे एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए। एंड फिर वेडिंग वाले रिचुअल्स जो स्टार्ट हो चुके थे, और विंग और वांग जी बस एक दूसरे के देख रहे थे। ज़िंदगी भर साथ निभाने की कसमें एक दूसरे के साथ वो लोग दिल ही दिल में खाते जा रहे थे। और उसके बाद प्रीस्ट जब आखिर में उन दोनों से पूछता है कि क्या मिस्टर विवुशियान क्या आप लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो, तो विंग यस एंड वांग जी भी यस ही कहता है। एंड देन उसके बाद उन लोगों से कहा जाता है कि किसके थ्रू अपनी शादी को सील कर दीजिए, ऐसे कहा जाता है। देन उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी जो था ना, हम हमारी विशिया को देखते, विशिया जल्दी से आते हुए जो थी ना, वो जिंगी के आंखों पे हाथ रखते, तुम ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन विंग की मदर विशिया को देखते हुए देखती है, क्योंकि विशिया मस्त आराम से देख रही थी वो चीज़ें, बट जो जिंगी को देखने नहीं दे रही थी। जिंगी बोल रहा है मुझे देखना, ऐसे वो बोल रहा था। बट विशिया कहते बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते हैं। और वो हंसते हुए देखते हुए कहते कि यस यस यस, ऐसे वो कह रही थी। एंड देन विंग की मॉम जो थी ना, विशिया के कान के मोड़ते कहते तुम भी नहीं देख सकती हो, ऐसे कहते हैं। और उसकी भी आंखों पर हाथ रख देती है, एंड कुरैन बस हंसने लगता है। एंड विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हुए जैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करा देते। एंड देन उसके बाद आखिर में इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गाइस ये स्टोरी फिनिश होती। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। पहली बार मैंने इस तरह की स्टोरी एक्सप्लेन की, मतलब स्टेप ब्रदर वाली गाइस। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी का कौन सा पार्ट, क्या अच्छा लगा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हॉट पार्ट के लिए आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके बाय बाय।